एमएससी तृतीय सेमेस्टर रसायन विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी सेकंड पेपर की कक्षा में स्वागत है। आज हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बल्क एंड ट्रेस एलिमेंट की श्रृंखला में क्रोमियम के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रोमियम एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है क्योंकि इसकी माइक्रोग्राम में मात्रा शरीर में आवश्यक होती है। ये एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 50 से 200 माइक्रोग्राम प्रतिदिन आवश्यक होता है और इसका अवशोषण 6 से 20 माइक्रोग्राम प्रतिदिन होता है। जो एक शिशु होता है यानी छोटा बच्चा है, उसमें ये कंसंट्रेशन एडल्ट की तुलना में ज़्यादा आवश्यकता होती है। 1975 में 1975 में सबसे पहले मानव के लिए ये एलिमेंट पता चला पहली बार कि ये मानव के शरीर में आवश्यक तत्व है, यानी एसेंशियल एलिमेंट्स के रूप में क्रोमियम को 1975 में लिस्ट में शामिल किया गया। उससे पहले 1955 में रैट्स के ऊपर इसका अध्ययन किया गया था। इसके सोर्स हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, आलमंड ईटीसी, यानी ये जो है हरी सब्जियों में, फलों में और ड्राई फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। फंक्शन, इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है, ये ग्लूकोज टॉलरेंस का इसका महत्वपूर्ण कार्य है, यानी ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करने के लिए उसकी टॉलरेंस क्षमता को बढ़ाने का मेन काम करता है। क्रोमियम जो है वो ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर बॉडी में इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है। जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि कोई भी बच्चा है, वो फटाफट बहुत सारी शक्कर खा लेता है तो उसको कोई परेशानी नहीं होती है, परंतु यदि कोई 50 साल का व्यक्ति है और वो एकदम ज़्यादा मात्रा में शक्कर को खाता है तो कई बार उसे सिर दर्द की परेशानी होने लगती है, क्योंकि उम्र के साथ जो क्रोमियम की मात्रा है वो शरीर में जब कम होती है तो ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर जो है वो कम होने लग जाता है और इसलिए ग्लूकोज टॉलरेंस कैपेसिटी कम हो जाती है। दूसरा जो इसका कार्य है वो है एमिनो एसिड के आपसी तालमेल को बढ़ाता है, अर्थात ये एमिनो एसिड इनकॉर्पोरेशन को इम्प्रूव करता है। तो एमिनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है, उनका कोऑर्डिनेशन है, कार्य करने की व्यवस्था है, वो सब इसके साथ इससे संबंधित है। यदि क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम जो है वो मेनली आप सबको पता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd ही मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये मेनली एमिनो एसिड ग्लाइसिन, सिस्टीन एंड ग्लूटामिक एसिड एंड निकोटिनिक एसिड के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगला जो इसका कार्य है, ये शरीर में वजन के नियंत्रण का कार्य करता है। यदि इसकी कमी होती है तो इसकी कमी होने पर वेट लॉस या शरीर के वजन कम होने लग जाता है। इसका डिटेल नेचर मतलब विस्तृत अध्ययन अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया है और धीरे धीरे जो है वो ये इसका अध्ययन किया जा रहा है। और अब हम इसमें निकिल के संदर्भ में बात करते हैं। निकिल की रिक्वायरमेंट, ये भी एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है। इसकी रिक्वायरमेंट भी 6 to 20 माइक्रोग्राम पर 100 ml होती है। निकिल भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। इसके सोर्स हैं ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड नट्स। नट्स मीन्स ड्राई फ्रूट्स, इनके अंदर ये पाया जाता है। आप सब ने यूरिएज नामक एंजाइम के बारे में पढ़ा होगा। यूरिएज
एक बहुत ही महत्वपूर्ण निकिल का एंजाइम है, जिसमें कि निकिल एक सेंट्रल एटम के रूप में प्रेजेंट होता है। निकिल की बहुत विस्तृत रूप से जो उपस्थिति है वो बैक्टीरियल हाइड्रोजिनेज में होती है। It is widespread occurrence in bacterial hydrogenase may be greatest long-term importance in presence in jack beans। और ये जो जैक बीन है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यूरिएज एंजाइम जिसकी कि हम बात कर रहे थे, यूरिएज का काम एनिमल्स में यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करना है, यानी यूरिया in presence of urease converted into NH3 plus H2CO3 and H2CO3 further decompose into H2O and CO2. It means harmful substance urea is converted into ammonia and H2CO3 in presence of urease। तो इस तरह से यूरिएज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे इसकी रिएक्शन दिखाई दे रही है। इट इज़ टू बी क्रिस्टलाइज्ड, इसको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है यूरिएज एंजाइम को, और इसको जो है पॉलीपेप्टाइड में से प्यूरिफाई किया गया है। यूरिया एटम यूरिएज के निकिल एटम से बाउंड हो जाता है, मतलब बंध जाता है, और एक साइड से फिर एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वाली स्टेट बनती है और उसके बाद इसका डिसोसिएशन हो जाता है। तो यूरिएज एंजाइम एक तरह से यूरिया के डिकम्पोजिशन के लिए कैटलिस्ट की तरह से काम करता है। तो एंजाइम जो हैं वो बॉडी में एक कैटलिस्ट की तरह से ही कार्य करते हैं। यूरिएज एक बड़ी एंटाइटी न होकर केवल 6 छोटे छोटे यूनिटों से मिलकर बना हुआ है, और ये सब यूनिट्स निकिल एटम के 2 निकिल एटम के को चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं। 6 यूनिट्स जो हैं वो 2 निकिल एटम को चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं। यहाँ पर सल्फेट आयन का रिडक्शन होता है, मैथेन का प्रोडक्शन होता है, एंड अदर रिड्यूसिंग प्रोसीजर भी होती है। तो इस तरह से जो निकिल है वो महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जो निकिल है उसकी 3rd स्टेट EPR स्पेक्ट्रम में देखी गई है, यानी कि इसका निकिल का 3rd स्टेट में 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट में एक महत्वपूर्ण क्रिटिकल रोल है, जो कि EPR स्पेक्ट्रा के द्वारा देखा गया है। इस तरह का जो कोऑर्डिनेशन है वो अनयूजुअल स्टेट में दिखाई दिया है, यानी निकिल 3rd एंड निकिल 2nd के बीच में। जो प्राय निकिल की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कंपैरेटिवली निकिल 2nd होती है, परंतु यहाँ पर इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स में निकिल 3rd और निकिल 2nd के बीच में ये कपलिंग जो है वो लो रेडॉक्स पोटेंशियल की होती है, और इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन होती है। निकिल उम्र के साथ बॉडी में ह्यूमन टिश्यूज़ में अकुमुलेट नहीं होता है, और ये लंग्स में केवल अकुमुलेट होता है। निकिल जो है केवल लंग्स में अकुमुलेट होता है, और उम्र के साथ इसकी मात्रा बॉडी में बढ़ती जाती है, परंतु शरीर के किसी भी अन्य भाग में ये इकट्ठा नहीं होता है। हमारा जो ब्लड है उसके अंदर 1.1 to 3.6 माइक्रोग्राम पर लीटर में निकिल की मात्रा उपस्थित होती है। तो इस तरह से हमने निकिल के बारे में बात की। अब हम एक और एलिमेंट जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में और एडल्ट के जो भी ये महत्वपूर्ण एलिमेंट जो देखा गया है कि इसकी भी रिक्वायरमेंट शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, उसको
की बात करते हैं और ये एलिमेंट है बोरोन। बोरोन के जो महत्वपूर्ण सोर्स हैं वो है एप्पल, कॉफ़ी, ड्राइड बीन्स, मिल्क, पोटैटोज, नट्स, लेग्यूम्स एंड आलमंड। इसकी रिक्वायरमेंट 14 to 18 ईयर्स के अंदर 17 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है और 19 ईयर और उससे ओल्डर के अंदर 20 मिलीग्राम प्रतिदिन के हिसाब से होती है। तो इस तरह से काफ़ी मात्रा में बोरोन भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, हमारी बॉडी में इसकी भी आवश्यकता है। अब हम इसके कार्यों के बारे में बात करते हैं। बोरोन का सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है वो है सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कोशिका विभाजन के लिए ये उत्तरदायी है। ये कोशिका विभाजन के कार्य में सहयोग करता है। प्लांट्स में यदि हम देखें तो फ्लावरिंग की प्रोसेस बढ़ाने का कार्य करता है। बोरोन जो है फ्लावरिंग की प्रोसेस बढ़ाने का कार्य करता है। कई बार जब फ्लावरिंग की प्रोसेस स्टार्ट होनी होती है तो उस समय इन खाद के अंदर भी थोड़ी मात्रा में बोरोन मिक्स किया हुआ होता है जो दिया जाता है उसको। तीसरा है फ्रूट फॉर्मेशन। चूँकि जहाँ पर फ्लावरिंग बढ़ाएगा वही चीज़ फ्रूट फॉर्मेशन का कार्य भी प्लांट्स में बढ़ाती है। तो इस तरह से इसी के कॉम्प्लीमेंट्री कार्य होता है कि इंक्रीजेज फ्रूट फॉर्मेशन इन प्लांट्स, या प्लांट्स के अंदर फलों के निर्माण में को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण होता है। अगला है इसका कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर शुगर के ट्रांसपोर्ट के लिए भी ये कंट्रोलिंग सब्सटेंस के रूप में कार्य करता है। तो इस तरह से बोरोन प्लांट्स में बहुत उपयोगी एलिमेंट है। यदि पानी के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है तो बोरोन की कमी होने लग जाती है, क्योंकि ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा से बोरोन की मात्रा इनहिबिट हो जाती है और बोरोन का इंटेक जो है वो कम हो जाता है। तो जहाँ पर भी भूमि में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पर बोरोन की कमी होती है। और इसी तरह से जहाँ पर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, पीने में जो पानी लिया जा रहा है उसमें भी धीरे धीरे बोरोन एलिमेंट की कमी होने लग जाती है। ये कई आँख के रोगों में भी उपयोगी है और इस कारण से बहुत सारी आई ड्रॉप्स के अंदर भी ये बोरोन एलिमेंट जो है आजकल शामिल किया जाता है। इसके अलावा बोरोन में माइल्ड एंटीसेप्टिक सब्सटेंस भी है और अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में भी बोरोन काफ़ी उपयोगी होता है। इस एलिमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी अभी अंडर रिसर्च है और इसके लिए भविष्य में और आगे खोज चल रही हैं। तो इसके लिए जो है फर्दर रिसर्च इज़ रिक्वायर्ड फॉर बोरोन। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने 3 महत्वपूर्ण एलिमेंट कौन कौन से, क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज के बारे में, क्रोमियम, निकेल और बोरोन के बारे में पढ़ा। क्रोमियम महत्वपूर्ण इसलिए है कि भूखे रहने पर, जैसे उसका महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो ग्लूकोज टॉलरेंस कैपेसिटी उसी के कारण सब एनिमल्स में होती है। तो ये जैसे कभी भी आपने देखा होगा कि भूखे रहने पर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लग जाती है और कुछ लोगों को वीकनेस फीलिंग नहीं होती है। ये डिफरेंस केवल इसलिए होता है कि ग्लूकोज टॉलरेंस पावर की कमी होती है। इसी तरह से निकेल क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें यूरिएज एंजाइम उपस्थित है। और बोरोन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, यहाँ पर ये सेल डिवीज़न के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये प्लांट्स में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। और बहुत सारी अलग अलग डिजीज़ के अंदर भी, जैसे अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में बोरोन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है
और आपने देखा होगा कि जहाँ पर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पर बोरोन कम होता है, तो बोरोन से होने वाली जो डिजीज़ है वो वहाँ पर होती हैं। तो इस तरह से हमें अपनी डाइट में सभी एलिमेंट्स को शामिल करते हुए और हमें अपना खाना खाना चाहिए। तो इसके बाद के एलिमेंट्स के बारे में हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।